बहुत दिनों की बात है। चंपानेर गांव के लोग एक अजीब से डर के साए में जी रहे थे। इसी डर के कारण पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत हो चुकी थी। भैया जी, जरा बताने का कष्ट करेंगे आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है। पिछले कुछ दिनों से लोग मरते ही जा रहे हैं। कब तक चलेगा ये सब? मैंने सुना है कलुआ की बीवी भी कल मर गई। बेचारा कलुआ भरी जवानी में ही विधवा हो गया। विधवा नहीं, विधुर। हाँ, वही। बुड़बक। अरे तुम लोग बकवास करना बंद करो। एक एक करके लोग मारे जा रहे हैं। यह कोई मजाक नहीं है। तो आप ही बताइए क्या करें। बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। एक काम करते हैं, कलुआ को ही जंगल भेज देते हैं। आखिर जंगल में ऐसा क्या हुआ उसकी बीवी के साथ, पता तो चले। रामू और मुखिया दोनों कलुआ से मिलने जाते हैं। वो अपनी बीवी के मौत के गम में रोए जा रहा था। मेरी प्यारी चंपा मुझे छोड़ के चली गई। रोज सुबह कितना प्यार से रोटी खिलाती थी, अब कौन मुझे रोटी खिलाएगा। अरे कलवा भैया, हिम्मत रखिए। आपकी बहादुरी की तो पूरे गांव में तारीफ होती है। आप जैसे शेरदिल इंसान का रोना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या फायदा बहादुरी का जो अपनी बीवी को भी न बचा पाए। बस बहुत हुआ। हाँ, क्या तुम नहीं चाहते जिसने तुम्हारी बीवी को मारा उससे बदला लो? वो आज भी खुला घूम रहा है और तुम यहाँ रोना धोना कर रहे हो। तो क्या चाहते आप? अपनी बीवी के लिए आंसू भी ना बहाओ? रोज सुबह मुझे अपने हाथों से। अरे बस भी करो। कलुआ, मोह माया से बाहर आओ। अगर तुम अपनी बीवी के मरने का कारण जानना चाहते हो तो तुम्हें उस जंगल में जाके देखना चाहिए और उसे सबक सिखाना चाहिए जिसने तुम्हारी बीवी को मारा। आखिर कलुआ मान गया और अगली सुबह जंगल जाने को तैयार हो गया। गांव के सभी लोग इस बात से डरे हुए थे कि वो जंगल श्रापित है, इसलिए कोई भी कलुआ के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। जंगल पहुंचते ही बीच रास्ते पर कलुआ को बड़ा सा पेड़ दिखता है। अरे ये कैसे हो सकता है? पिछली बार जब मैं जंगल आया था तब तो ये पेड़ नहीं था, लेकिन अचानक आज ये इतना बड़ा पेड़। क्यों नहीं हो सकता? ये रास्ता क्या तुमने खरीद रखा है? कौन है? कौन बोला ये? सामने आओ, मैं कहता हूँ सामने आओ। अच्छा, तो तुम मुझे सामने से देखना चाहते हो? लेकिन तुम्हारी शकल के तो तोते उड़े हुए हैं। लगता है तुम बहुत डरे हुए। नहीं, मैं तो बहादुर हूँ और बहादुर किसी से डरता नहीं है। डरे हुए तो तुम हो जो छिप कर बैठे हो। आखिर तुम सामने क्यों नहीं आते? यही तो परेशानी है। मुझे सामने देखकर लोग दुम दबा के भाग जाते हैं, लेकिन इस तरह छुपे रहने को कायरता कहते हैं। आखिर तुम हो कौन? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मैं डाकू मंगल सिंह हूँ। नाम तो सुना ही होगा और इस वक्त मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा दिमाग मत फिराओ। अगर तुम मेरी पत्नी की मौत के जिम्मेदार हो तो आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ? हे भगवान, ये क्या बोला है? अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अरे रुक जाओ। हाँ, बड़ा आया था मुझे सबक सिखाने। ना जाने कब तक इस पेड़ पे रहना पड़ेगा। उफ, इन चिड़ियों ने तो मुझे गुसल खाना समझ रखा है। ये तुम क्या बक रहे हो कलुआ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? गांव के जंगल में रहस्यमय पेड़? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जंगल के रास्ते में बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ से आवाजें भी आती है। हाँ, इंसान की आवाजें। मुखिया जी, ये बीवी की मोह माया में पागल हो गया है। कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मुखिया जी, इसकी बातों पे विश्वास मत करो। गलती हो गई इसे अकेले भेज के, डरपोक कहीं का। मैं तो कहता हूँ डाकू मंगल सिंह को ही भेज देना चाहिए था। अरे वो डाकू मंगल सिंह ही है। कभी कहते हो पेड़ है, कभी कहते हो डाकू है। रामू, लगता है कलुआ सच कह रहा है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? बात को समझने की कोशिश करो रामू। मौत का सिलसिला शुरू होने से पहले मंगल सिंह गांव वालों के अनाज के भरोसे था। जब गांव वालों ने अनाज देने से मना किया तो मंगल सिंह लोगों को परेशान करने लगा। यहाँ तक कि उसने लोगों को भगाकर गांव पर कब्जा करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी एकता के सामने वो ऐसा नहीं कर सका। हो ना हो, मंगल सिंह रहस्यमय पेड़ की आड़ में लोगों को डरा के भगाना चाहता है ताकि वो इस गांव पे कब्जा कर सके। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं मुखिया जी। जब से मौत का सिलसिला शुरू हुआ है तब से मंगल सिंह दिखाई नहीं दिया। देखा देखा, मैंने कहा था ना वो डाकू मंगल सिंह ही है। वो तो ठीक है, लेकिन अब करना क्या है? अभी कुछ कीजिए मुखिया जी, वरना एक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस रहस्यमय पेड़ की आड़ में ये सब हो रहा है उसे काट के ही फेंक दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। गांव वालों को बचाने के लिए इस बार मुखिया ने खुद कमर कस ली और उस रहस्यमयी पेड़ को काटने के इरादे से एक कुल्हाड़ी लेके जंगल की ओर निकल पड़ा। अच्छा, तो यही वो पेड़ है जिसके बारे में कलुआ कह रहा था। आज ही इस कुल्हाड़ी से सारा झमेला खत्म कर देता हूँ। मुखिया जी, वहीं रुक जाइए। कौन हो तुम? मुखिया जी, मैं मंगल सिंह हूँ, मेरी मदद कीजिए। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। श्राप? कैसा श्राप? और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने तो मेरे गांव वालों को मारा है। नहीं मुखिया जी, ये सब गलत है। मैं तो उनसे मदद मांगना चाहता था। मदद? वो भी तुम जैसे खूंखार डाकू को? ये सच है मुखिया जी। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने एक गुफा से बेशकीमती मूर्ति चुराई थी।
तभी एक ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया था और कहा था कि जब तक वो मूर्ति मैं वापस उस गुफा में न रख दूं, तब तक मुझे एक पेड़ बनकर रहना पड़ेगा। तब से मैं गांव वालों की मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लेकिन वो मूर्ति तुमने खुद क्यों नहीं रखी? क्योंकि मैं लालच और घमंड में अंधा हो चुका था। मुखिया जी, यही वो मूर्ति है जिसे मैंने चुराया था। कृपया आप इसे वापस उस गुफा में स्थापित कर दें, ताकि मैं श्राप से मुक्त हो सकूं। मुखिया को डाकू मंगल सिंह पर दया आ गई। उसके बताए अनुसार मुखिया ने उस बेशकीमती मूर्ति को गुफा में पुनः स्थापित कर दिया। इधर डाकू मंगल सिंह श्राप से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में आ चुका था। उसने गांव वालों से अपने किए अत्याचार के लिए माफी मांगी और लूटमार छोड़ के एक सादा सरल जिंदगी बिताने लगा।